एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पे हम पहुंच चुके हैं एंड क्लास 12th फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 14 है। और अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। मतलब हमारा जो थ्योरी पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है अब। और इसके बाद आप लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, या फिर आप बोलो कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा। और मैं आप लोगों के साथ हूँ, 70 में से 70 दिलवा के रहूँगा बेटा। एक सिंगल नंबर भी आप लोगों का कटने नहीं दूंगा। लेकिन आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना होगा। जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी। तो आज करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वन शॉट के अंदर ख़त्म। बहुत बढ़िया चैप्टर है। कई बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, कईयों को आसान लगता है। तो मैं ये बोलूँगा कि इसको ना शुरू से ही पॉइंट्स बनाते रहना या ढंग से पढ़ते रहना। हर एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। ठीक है। और मतलब यार एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो। ठीक है। तो वन शॉट में ख़त्म करेंगे। इसके जो नोट्स हैं बेटा टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा, सुनील जांगड़ा सर के नाम से। इसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है फिजिक्स के रिगार्डिंग, कुछ भी चीज़ पूछनी है, नोट्स नहीं मिल रहे, तो आप लोग सुनील जांगड़ा 26 के नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द रिप्लाई कर दूँगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर इंस्टाग्राम तो हम नहीं चलाते हैं, आप लोग क्या कर देना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है। क्या कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं बहुत जल्द रिप्लाई कर दूंगा। मतलब मेरी आदत है कि हर एक कमेंट में देखता हूँ, तो पक्का फिर मैं तुम्हारा रिप्लाई भी कर ही दूंगा। ठीक है। तो अभी करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वन शॉट के अंदर ख़त्म। बहुत बढ़िया तरीके से ख़त्म करेंगे बेटा, और आसान रहेगा ये चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग है और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये चैप्टर। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो बेटा शुरुआत करते हैं कहाँ से? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो देखो इंसुलेटर को पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है। हम यहाँ पे कितने बैंड के बारे में बात कर रहे होंगे बार बार। हम यहाँ पे एक होगा वैलेंस बैंड। हाँ जी, क्या होगा? एक तो वैलेंस बैंड होगा। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा? कंडक्शन बैंड। इन दो बैंड के बारे में बार बार बात कर रहे होंगे। ओके। तो देखो होता क्या है कि जो इंसुलेटर होते हैं, अच्छा जो वैलेंस बैंड है उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड हमारा खाली होता है। ठीक है। अब होगा क्या कि देखो ये बैंड है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बैंड गैप भी लिखा हुआ है। तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज बैंड गैप। बैंड गैप का मतलब क्या है? ये है कि मान लो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ तक जाना है, तो उसको यहाँ तक जाने में जितनी एनर्जी लग रही है तो वो बैंड गैप है एक तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसको एनर्जी गैप भी बोलते हैं, ईजी से डिनोट करते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि जो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा और जब कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो मतलब इसका मतलब है कि जो सॉलिड है हमारा वो कंडक्ट कर जाएगा अगर पहुंच गया तो। लेकिन यहाँ पे होगा क्या? इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। वो कैसा होता है बेटा? बहुत ज़्यादा होता है। और लगभग लगभग ये कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और ये बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है। आपने बड़े बड़े पोल देखे होंगे या घरों के बाहर जो बिजली के खंभे लगे रहते हैं उन पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा देखा होगा और उनमें वायर लगी रहती है, वो होते हैं इंसुलेटर। ठीक है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे तुम्हें थ्योरी की लाइनें पढ़ाने नहीं आया हूँ, समझाने आया हूँ। सो डोंट वरी, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। सो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपने क्या करा, इंसुलेटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो भी सफिशिएंट नहीं होता है, तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। मतलब उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती है, क्योंकि करंट जब होगा, करंट जब चलेगा किसी चीज़ में से, जब वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे पहुंच जाएगा, और इंसुलेटर में ये काम हो ही नहीं पाता। क्लियर है? तो ये होता है हमारे पास इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, हाँ जी किसकी बात करें? सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो ये एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। किससे कम होता है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये कम होता है। तो इसमें मतलब चांस है। चांस क्या? इसमें ये होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं सफिशिएंट एनर्जी का, मतलब सफिशिएंट स्ट्रेंथ का, तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जंप कर जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे तो इसका मतलब वो कंडक्ट कर गया, करंट वहाँ से पास हो जाएगा। यही बात हुई या नहीं हुई? ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से, एक बार देख लेते हैं। द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज शोन इन फिगर।
मतलब ये दिखा रखा आप लोगों को, और इसका जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कंडक्शन बैंड होता है सेमीकंडक्टर का वो टोटली एम्प्टी होता है, मतलब वो खाली होता है, और वैलेंस बैंड जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, मतलब अभी कोई भी टेम्परेचर उनको नहीं दिया हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, या तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, वैलेंस बैंड में पड़े इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एनर्जी लेंगे, एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। वैलेंस बैंड में पड़े इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनर्जी ले लेंगे, एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होंगे और वो जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी कंडक्शन, किसकी, सेमी कंडक्टर की। ओके, समझ में आया या नहीं आया अभी बताइए। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर आप लोग क्या करते हो कि मतलब थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो वो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हो जाता है और ये चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत कम है, ठीक है। ये चीज़ समझ के चलो। हाँ, एक बात याद रखना कि जो रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटर का वो बहुत ज़्यादा हाई इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं। और दूसरा आप लोगों के पास क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर है वो कैसा होता है, वो हाई नहीं होता है, किसके कंपैरिजन में, एज इंसुलेटर, जैसा इंसुलेटर है उसके कंपैरिजन में उतना हाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ये नहीं कि सोचने लग जाओ कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई है तो सेमीकंडक्टर का भी हाई बोल दो, नहीं, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इंसुलेटर से बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टर, जो कि मेटल होती हैं, ठीक है। अभी हम इसको किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं बेटा, बैंड गैप के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एनर्जी बैंड्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। वैसे आप कंडक्टिविटी के हिसाब से भी बोल सकते हो कि जिसमें से करंट ना जाए वो सेमीकंडक्टर, नो सॉरी इंसुलेटर, जिसमें से चला जाए करंट वो कंडक्टर, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो तो अभी बात कर लेते हैं किसकी, कंडक्टर की। तो कंडक्टर में क्या होता है, देखो कंडक्टर का डायग्राम ये बना हुआ है, और डायग्राम देखो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एक लाइन लगी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ ओवरलैप, मतलब कि मेटल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि ये रहा आप लोगों के पास क्या, आपका कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये रहा आप लोगों के पास वैलेंस बैंड। ये दोनों एक दूसरे के अंदर ओवरलैप होते हैं, मतलब चढ़े होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं। तो मतलब यहाँ पे तो एनर्जी गैप एक तरह से क्या है, यहाँ पे एनर्जी गैप कितना है बेटा, एनर्जी गैप यहाँ पे कितना है, 0 है। पेंसिल थोड़ा सा ग्लिच मार रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इतने वन शॉट बना के ना ये आईपैड कह रहा भाई छोड़ दे मुझे, ठीक है। चलो तो एनर्जी गैप यहाँ पे क्या होता है, 0। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा भी अगर हम थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो झटाक से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है कहाँ पे भाई, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि जगह तो बहुत है, मतलब उसको डिस्टेंस कुछ करके जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया काम आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि जो मेटल होती है उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। और यहाँ पे जो वैलेंस बैंड होता है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे वैलेंस बैंड जो होता है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन इजिली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड एंड दस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन के लिए। अगर वैलेंस बैंड खाली हो, इन केस वैलेंस बैंड इज एम्प्टी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लोअर लेवल कैन मूव टू हायर लेवल मेकिंग कंडक्शन पॉसिबल। मतलब अगर वैलेंस बैंड खाली भी है ना तो भी कंडक्शन पॉसिबल है। वो कैसे होगी कि इलेक्ट्रॉन जो लोअर लेवल पे पड़े होंगे ना वो हायर लेवल पे आ जाएंगे, हायर लेवल पे आ जाएंगे कंडक्शन को पॉसिबल करने के लिए, ठीक है। ओके, अब आप लोग ये सारी डेफिनेशन भी पढ़ लो कि एनर्जी बैंड जो हमने पढ़े अभी सॉलिड के अंदर की, वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, फॉरबिडन बैंड क्या है, ये सब चीज़ें अभी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या कर लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो वैलेंस बैंड क्या होता है भाई, वैलेंस बैंड, दिस एनर्जी बैंड कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस बैंड में भी पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड, मतलब या तो कुछ खाली भी रह सकता है और या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है ये, बट नेवर बी एम्प्टी, ये कभी खाली नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो वैलेंस बैंड है, ये कभी भी खाली नहीं होगा, नेवर बी एम्प्टी। द इलेक्ट्रॉन इन दिस बैंड आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ करंट। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में देनी है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन दिस बैंड आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी, मतलब उतनी एनर्जी ये नहीं ले पाते, ठीक है। ओके चलो
आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन बैंड क्या है बेटा? कंडक्शन बैंड क्या होता है? दिस बैंड कंटेन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। मतलब वही चीज है जैसे पहले बोल रहे कि या तो पार्शियली फिल्ड हो सकता है या एम्प्टी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या था, ये पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है। ठीक है। फॉरबिडन बैंड क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा टर्म पूछ ली जाती है पेपर के अंदर, या फिर जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो जिस चैप्टर की उसके अंदर ये बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है फॉरबिडन बैंड? दिस बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, ये कम्प्लीटली खाली होता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। सिंपल सा है। ठीक है। ये बैंड जो होगा, ये बैंड बिल्कुल एम्प्टी होगा, बिल्कुल खाली होगा, एम्प्टी। और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द बैंड गैप। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोल दिया है कि अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजने और भेजने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसे बोलते हैं बैंड गैप, या फिर क्या बोल दोगे उसे, एनर्जी गैप आप लोग बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं ईजी से भी डिनोट करते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको, एनर्जी गैप भी बोलते हैं। सो आई होप कि जितने अभी तक हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी है वो सारी की सारी तुम्हें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर बेटा हमारे पास दो तरीके के होते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो सारा सेमीकंडक्टर है, तो अब हम कंडक्टर इंसुलेटर से हटके सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर है दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले हम थोड़ा इंट्रिंसिक पे ध्यान दे लेते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक को देख लेते हैं। ठीक है। देखो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है। ए सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर स्टेट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर होता है, प्योर का मतलब है कि उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटी उसके अंदर एडिड नहीं है। ठीक है। ए प्योर सेमीकंडक्टर, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको तुम, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। मैं इसको कवर में से निकाल लेता हूँ, ऐसे तो फिर ये दिक्कत देगा नहीं तो। अब ठीक है, अब ठीक है। चलो अब देखो बेटा, ए प्योर सेमीकंडक्टर विच इज फ्री फ्रॉम एवरी इम्प्योरिटी इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसमें जो प्योर होते हैं वो आप लोगों के पास दो हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन, ये प्योर होते हैं। ठीक है। जिनके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके आउटर में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इसका मतलब जो है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब एक तरह से उनकी जो कंसंट्रेशन है वो सबकी बराबर होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल हो। आई होप समझ में आ गया होगा ये, आई होप समझ में आ गया होगा ये। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया हुआ है, सिलिका का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इसको कैसे आप शो कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए का मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ कि ये एक सिलिकॉन है। ठीक है, ये सिलिकॉन है, ये क्या है, सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है आप लोगों के पास, ये सिलिकॉन है। ठीक है। इनके आउटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे कि ये एक जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ सिलिका, ठीक है, ये सिलिका, ये सिलिका, यहाँ पे सिलिका आ गया आप लोगों के पास, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है। मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इनके आउटर में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आउटर में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, सुनना भी ध्यान से फटाफट से, ये क्या करेंगे, देखो अभी देखो भाई, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये फर्दर सिलिका के साथ बना रहे हैं, ये आगे बना रहे हैं किसी दूसरी, ये इधर ऐसे बना रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेटा जी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग बन गई है और ये प्योर है। क्या है, प्योर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है। इंट्रिंसिक नाम से पता लगता है कि ये प्योर होंगे, नाम से पता लगता है ये प्योर होंगे। ओके। चलो अब देखो, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से इस तरीके से था, ये जो बने हुए हैं ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके। और क्या होता है इसके अंदर, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेमीकंडक्टर एटम आर ऑक्यूपाइड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्डिंग में आ ही गए हैं, कोई रहा तो नहीं ना, सारे के सारे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं,
अपनी बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखो बताया क्या गया है, ये ध्यान से सुनना। व्हेन टेम्परेचर इज रेज सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर ब्रेक ड्यू टू द थर्मल एनर्जी सप्लाइड, दस द इलेक्ट्रॉन विच सेट फ्री प्रोवाइड स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। मतलब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर इसको हम गर्म कर देते हैं या टेम्परेचर थोड़ा हाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, कुछ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या काम कर देंगे, कंडक्टिविटी का काम कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से इनके अंदर कंडक्शन का प्रोसेस चलता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन ब्रेक इट कोवलेंट बॉन्ड एंड बिकम फ्री। कॉमन सी बात है कि जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, ए वैलेंसी क्रिएटेड इन द वैलेंस बॉन्ड। मतलब सुनना ध्यान से, मान लो ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, मान लो ये वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये वाला जो, एक मिनट यार इसको पकड़ना पड़ेगा ऐसे, हाँ ये वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है अगर ये ब्रेक हो गया तो इस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने से जब ये टूटेगा तो यहाँ से एक बनेगा इलेक्ट्रॉन और एक बनेगा होल। ठीक है, यही चीज़ ये यहाँ पे बता रहा है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक इट्स कोवलेंट बॉन्ड, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना कोवलेंट बॉन्ड तोड़ देता है तो ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है और एक वैलेंसी बन जाती है। कॉमन सी बात है, अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तो यहाँ से अगर मैं उठ के जाऊँगा तो इस चेयर पे खाली जगह हो जाएगी, वही चीज़ है। ठीक है, आगे देखो, तो दिस मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ए होल। जो ये इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया है तो वो मिस होने के बाद जो जगह छोड़ के गया उसको बोलते हैं होल। ठीक है, एक चीज याद रखनी है कि जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो कैसी होती है, लो होती है। भाई कैसी होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो होती है। अब इस लो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इम्प्योरिटी ऐड करनी होगी। क्या करनी होगी, इम्प्योरिटी ऐड करनी होगी। जब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो अलग अलग सेमीकंडक्टर बनेंगे, और वो सेमीकंडक्टर कौन कौन से होंगे, वो कौन से होंगे, वो बनेगा अब हमारे पास कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा बनेगा भैया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ये रहा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये, ए सेमीकंडक्टर डोप्ड विद, डोप्ड मतलब मिक्सिंग होता है, ऐड करना होता है, डोप्ड का मतलब ऐड करना होता है। A semiconductor doped with a suitable impurity to increase its conductivity। कॉमन सी बात, अगर इसकी कंडक्टिविटी लो है और इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग मतलब डोपिंग कर रहे हैं, और जैसे ही डोपिंग कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी में चेंज आएगा ही। डोपिंग के हिसाब से ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब डोपिंग के हिसाब से ये दो होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, ध्यान से सुनो भाई, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लीजिए अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहे, वहीं पे ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी क्या है, अभी आप लोगों के पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है। अभी क्या आप लोगों के पास प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम मिक्सिंग करते हैं, मतलब इम्प्योरिटी डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं, इम्प्योरिटी। अगर ये इम्प्योरिटी हम पेंटावैलेंट डाल देते हैं, कैसे डाल देते हैं, पेंटावैलेंट, या फिर आप बोल दो कि ग्रुप 15 एलिमेंट डाल देते हैं, या अगर हम ट्राईवैलेंट डाल देते हैं, ट्राईवैलेंट मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट डाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी इम्प्योरिटी जिनके आउटर में यहाँ पे होंगे 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होंगे भाई 3 इलेक्ट्रॉन, ट्राई मतलब 3। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, प्योर के अंदर ऐड करना है इम्प्योरिटी को, तो प्योर कौन थे, सिलिका था या जर्मेनियम था, वो आपकी मर्जी है, कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हो। मान लो ये सिलिका है, ठीक है, फिर से हमने सिलिका लिया, इधर सिलिका, ये सिलिका, ऐसे फिर से हमने सिलिका लिया और यहाँ पे सिलिका, यहाँ पे सिलिका, ठीक है, यहाँ पे भी बना लो सिलिका, थोड़ा सा बना लो, समझ लो, फिर ज़्यादा अच्छे से और मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। ये सिलिका, ये सिलिका और ये सिलिका, ठीक है, ऐसे आप लोग बना लोगे। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। अब मान लो मैं यहाँ पे एक इम्प्योरिटी डाल रहा हूँ जो कि क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट है।
ग्रुप 15 है तो मतलब आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 5। अब 5 में से 4 तो जो सिलिका के हैं उनके साथ बॉन्डिंग कर ही लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है उनको, वो शेयरिंग हो जाएगी कि हाँ भाई साहब आ जाओ मेरे साथ तो बॉन्ड बन जाएगा आपका। चलो इनका बॉन्ड बन गया आपस में, ठीक है। ये वाला ये रहा, यहाँ पे बना देते हैं। बट ये अकेला रह गया, एक जो है यहाँ पे अकेला रह गया, सिंगल। एक भाई साहब जो हैं वो अकेले रह गए हैं, सिंगल रह गए हैं बस। अब इनको दिक्कत हुई, ठीक है। ये आगे किसी और के साथ बनाएगा इधर ऐसे। समझ में आया? समझ में आया? तो ये क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा बच गया। मतलब मैंने एक इम्प्योरिटी डाली तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव। एक और अगर इम्प्योरिटी डालता हूं तो फिर एक और इलेक्ट्रॉन बचेगा, चार्ज नेगेटिव। तो मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव बने जा रहे हैं। तो नेगेटिव मतलब n, तो इसलिए n टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब उसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, ठीक है। और p टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब हम उनमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब जैसे सुनो, मान लो वही आप लोगों के पास सेमीकंडक्टर के लिए हमने सिलिका लिया, ठीक है। यहाँ पे सिलिका लिया ऐसे, ये सिलिका हो गया आप लोगों के पास। और यहाँ पे मैंने ट्राईवैलेंट डाल दी, मतलब ग्रुप 13 डाल दिए। ग्रुप 13 में यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। एक बार पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम फालतू लग जाएगा लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से भाई, पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ओके चलो जी। नो चलिए, ये पता नहीं क्या बोल रहा है बीच में। अब सुनो, अब इसने तो इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, इसने इसके साथ। चलिए अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे हमने ये बॉन्डिंग देख ली, इसकी इसके साथ बन गई है, इसकी इसके साथ बन गई है बॉन्डिंग, इसकी इसके साथ बन गई है, इसकी इसके साथ, ये आगे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे बन चुकी है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो ये वाला इसके साथ बना रहा है, ये वाला आगे किसी और के साथ ऐसे। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कह रहा भाई मुझे तो बनवा दो कहीं पे बॉन्डिंग, मेरा तो कोवलेंट बॉन्ड बनवा दो कहीं पे। तो ये क्या होता है कि ये अगर यहाँ से उठ के यहाँ जाता है बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो पीछे खाली जगह रह जाती है। मतलब हो क्या रहा है, पीछे खाली जगह मतलब वैकेंसी बच रही है, होल बच रहा है। और होल पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है तो पीछे नेगेटिव अगर वहां से जा रहा है पॉजिटिव छोड़ के जा रहा है। तो इसलिए हर बार जब भी हम इम्प्योरिटी डालेंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने वाला है, ठीक है। तो पेंटावैलेंट कौन से होते हैं वो दिखा दिया मैंने आप लोगों को। ये ग्रुप 15, 13 ये आप लोगों को याद होंगे ही। और ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है। तो कंडक्टिविटी जो होती है एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर की वो हाई होती है, किसके कंपैरिजन में, ये जो हमारा इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है। और दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनर, क्योंकि ये दूसरे की जो कमी होगी उसको पूरा कर सकता है, कि अगर कोई वैकेंसी हो तो उसको फिल कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है उसके साथ। और यहाँ पे क्या ये होल है भाई, होल बन रहा है ना, क्योंकि वो डेफिशिएंसी शो कर रहा है भाई मेरे साथ तो बनाओ, कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है मेरे साथ तो कोई बॉन्डिंग बनाओ। तो इसमें क्या है, ये होल है, तो इस होल को फिल कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर, आप इसको क्या बोलोगे, एक्सेप्टर एटम बोलोगे, एक्सेप्टर एटम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया, कितने तरीके का होता है ये पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। चलो आगे आगे आप लोगों के पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा ये आगे 1 मिनट रुको यार। यहाँ पे क्या था, थोड़ा ओवरव्यू में बता रखा था, अब थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहा है, बट मैंने आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ से ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में तुम्हें बता दिया। हाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना क्या होता है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं बेटा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। क्या होते हैं, वो होल्स होते हैं। वहाँ पे क्या था, पहले वाले जो हमने किया है सेमीकंडक्टर, उसमें था Ni कंसंट्रेशन जो थी वो E और H के बराबर थी। यहाँ पे क्या होगा, Ni हम लिखेंगे, साथ में Ne NH लिख रहे हैं। अब दोनों की
यहाँ पे स्क्वायर आएगा। इस तरीके से याद रख लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें जो करंट होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर करंट इज मेनली कंडक्टेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ऐड होता है वो पहले बता दिया था, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो इसमें अब नोट करवा दिया मैंने तुम्हें, ओके। चलिए नेक्स्ट पी टाइप। पी टाइप में डायग्राम वही है, सेम है जैसे मैंने बोला है। ऊपर का पोर्शन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मेन चीज़ क्या पढ़नी है आप लोगों को? इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी कैरियर आर होल एंड माइनॉरिटी कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है कि जो पी टाइप होता है उसके अंदर मेजोरिटी कैरियर कौन होते हैं? होल्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। और जो आप लोगों का नेगेटिव वाला था, एन टाइप वाला था, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसमें भी सेम है। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ होल है, नंबर ऑफ होल एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, मतलब जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया? एक कंडक्टर लिया, ठीक है। ये क्या लिया? एक सेमीकंडक्टर लिया, सॉरी नॉट कंडक्टर, इट्स सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर का तो कोई काम ही नहीं है इस चैप्टर में, सेमीकंडक्टर का काम है। यहाँ पे हमने ये क्या लिया? एक सेमीकंडक्टर लिया, ठीक है। चलो अब ये सेमीकंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और इसके अक्रॉस हमने लगा दिया क्या? V। जैसे हमने यहाँ पे V लगाया है इस सेमीकंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस, तो क्या हुआ कि मान लो ये जो V होता है, इस V का कोई ना कोई एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर पे बन जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस लेंथ में। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। इतना तो समझ में आता ही होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, यस। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है उसको हम V/L से लिख सकते हैं। ये तो टर्म फर्स्ट के एग्जाम में ही पढ़ लिया था, समझना, ठीक है। तो E इज इक्वल टू V/L हो गया। वहां पे तुमने D पढ़ा होगा तो वो D होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब हुआ क्या? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर। अब तुमने जब V लगा दिया है तो करंट फ्लो होगा, इज बोथ ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल। देखो सेमीकंडक्टर में हमने दो चीजें पढ़ रहे हैं बार बार, क्या है वो? एक इलेक्ट्रॉन है और होल है, मतलब एक नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉन और होल है। तो मतलब जो करंट है, टोटल करंट, वो किसकी वजह से? दोनों की वजह से होगा भाई साहब। किसकी वजह से होगा? दोनों की वजह से होगा। तो तुमने एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था भाई? मतलब I इज इक्वल टू ANEVD वाली रिलेशन तुमने पढ़ी होगी, वो I इज इक्वल टू ANEVD वाली रिलेशन तुमने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे VD नहीं लिख देंगे, हम क्या करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लिख देंगे यहाँ पे, अगर होल लिख रहे हैं तो होल के लिए लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। वही काम किया इन्होंने कि IE लिखा तो VE लिख दिया और नंबर किसके लिख दिए? E के लिख दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। होल के लिए बारी आई तो होल के बारे में HH लिख दिया, तो दोनों को यहाँ लिखा और ये हो गया। जो कॉमन आया उसको बाहर लिया और बाकी चीज़ को बचे को लिख दिया, सिंपल है। NE क्या है? नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। एंड NH इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, सॉरी होल आएंगे अब, नॉट सॉरी, NH जो वो होल है, तो NH इज द नंबर ऑफ होल पर यूनिट लेंथ, या डेंसिटी बोल दो, वो आपकी मर्जी है। अब मोबिलिटी हमने एक रिलेशन पढ़ ली थी। मोबिलिटी क्या होती है भाई? मोबिलिटी होती है वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन की निकालोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की लिख देना, अगर होल की निकालोगे तो होल की वेलोसिटी लिख देना, ठीक है। क्या लिख देना? होल की। चलो तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, VE आ गया ये और VH आ गया ये। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए था? यहाँ पे VE और VH की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को यहाँ पे पुट किया। जैसे ही हमने पुट किया तो हमारे पास रिलेशन आई ये, और जो अब आपके पास देखो, जैसे आप E और E पुट कर रहे हो तो यहाँ पे भी E जा रहा है और यहाँ पे भी E जा रहा है, तो ये E बाहर आ गया, ठीक है। और E हम पहले लिख के आए कि E क्या होता है? V/L, तो E को हम क्या कर देंगे? V/L कर देंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया अब, ठीक है,
सिंपल हो गया ना, तो रिलेशन आ गया ये। अब आर क्या होता है बेटा, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ तो आर क्या लिखूंगा, वी बाई आई लिखूंगा। तो आई हम निकाल चुके हैं, तो आई हम निकाल चुके हैं, उस आई को पुट किया, मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, ये। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे कंडक्टिविटी चाहिए, तो कंडक्टिविटी के लिए मुझे रेजिस्टिविटी भी निकालनी होगी। तो फिर मैंने क्या किया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा आर ए एल। ए कौन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। हाँ जी, ए कौन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये भी सिंपल है। ठीक है, चलो अब ये सारी वैल्यू, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ये, तो इसको यहाँ पे रखा, ए और एल हो गया। तो हमने यहाँ से देखा जो हमसे कट गया वो काट दिया, ए से ए काट दिया, जो बचा उसको यहाँ पे लिख दिया। अब तुम्हें पता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/ρ होती है, तो ये जो नीचे है उसको ऊपर कर दिया सीधा, तो आंसर आ गया। सो ये होता है कंडक्टिविटी निकालने का तरीका। क्या तरीका होता है बेटा, ये कंडक्टिविटी निकालने का ये एक छोटा सा तरीका है, समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस ई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहाँ पे भी जाएगा और ये यहाँ पे भी जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू बनने वाली है। तो ये ऊपर वाला हम किसके लिए बोल देंगे, एन टाइप के लिए, और नीचे वाला हम बोल देंगे होल के लिए, मतलब पी टाइप के लिए। जहाँ पे एच है भाई वो होल वाला है, होल वाला मतलब पी टाइप हो गया, और जहाँ पे ई है वो इलेक्ट्रॉन मतलब एन नेगेटिव एन टाइप वाला है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पीएन जंक्शन डायोड। क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड, मतलब अब हमने क्या पढ़ लिया, एक तो पी पढ़ लिया, एक हमने एन पढ़ लिया है, समझ में आया ना। एक तो पी टाइप पढ़ लिया और एक एन टाइप पढ़ लिया। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड हुआ क्या, एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर ब्रॉट इनटू ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन। वैसे ऐसा होता नहीं है, एनसीईआरटी ये नहीं मानती है। हम क्या बोल रहे हैं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास एक एन टाइप ले आते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। ठीक है, however if this junction is provided with metallic contact at the end of the application of external voltage then it is called pn junction diode। सुनना भी ध्यान से, कहता है कि भाई अगर एक पी टाइप है और उधर से हम ले आए एक एन टाइप, एक पी टाइप और एक एन टाइप, ठीक है, दोनों को पास रख दे तो वो बन जाता है क्या, पीएन जंक्शन डायोड। और साथ में बोल रहा है कि अगर दोनों साइड हम क्या लगा दे, एंड्स लगा दे, तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका सिंबल है भाई, क्या ये इसका सिंबल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाला पोर्शन जो है एन का, ये छोटा सा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है। तो पी की कंसंट्रेशन जो होती है, या बोलो कि पी का जो पार्ट होता है वो बड़ा होता है, ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पी का जो पार्ट होता है, पी का पार्ट वो क्या होता है, लार्ज होता है, किसके कंपैरिजन में, एन के कंपैरिजन में। ये चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि पी की कंसंट्रेशन ज़्यादा मानी जाती है। मैंने तुम्हें पहले बोला कि ये रखने वाला सिस्टम नहीं होता, कुछ इनएक्चुअल होता है। क्या है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना, उसके दूसरे एंड पे डिफ्यूजन प्रोसेस से एन साइड को बनाया जाता है। किस साइड को बनाया जाता है, एन साइड को बनाया जाता है। एन साइड को क्या करा जाता है बेटा, बनाया जाता है। ओके, चलो ये हो गया अब आप लोगों के सामने पीएन जंक्शन डायोड। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखो पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब कई बच्चे सोचेंगे जब पी में होल हैं, एन में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब पी में और कुछ नहीं होगा। अरे भाई, कुछ थोड़े बहुते होल भी हों, सॉरी होल नहीं, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, थोड़े बहुते इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसी तरीके से इसमें होल होंगे, इसमें क्या होंगे, होल होंगे। मतलब मेजोरिटी एन में इलेक्ट्रॉन और पी में होल, सिंपल। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सारी थ्योरी एक डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब हुआ क्या कि हमने ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, ये क्या है, यहाँ पे है होल, पी टाइप मतलब ये है होल, ये सारे के सारे होल हैं, पी साइड है ये। ठीक है, ये पी साइड है, होल है ये। और दूसरी साइड मैंने रख दिया क्या, दूसरी साइड मैंने रख दिया भाई एन साइड। ठीक है, वैसे डिफ्यूजन प्रोसेस से करा जाता है इसको। किस प्रोसेस से करा जाता है बेटा, डिफ्यूजन प्रोसेस से करा जाता है इसको। ठीक है, तो मैं दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिया।
ठीक है। तो जब बेटा इन दोनों को प्रोसेस किया जाता है डिफ्यूजन के हिसाब से, जब पास में लाया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है लेयर को एन साइड की, ठीक है, तो होगा क्या, जो इनका टचिंग पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो रहे हैं वो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब पीछे कुछ पॉजिटिव आयन छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे, पॉजिटिव आयन छोड़ेंगे, ठीक है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन होल खत्म हो रहा है वो क्या है, नेगेटिव आयन से। वो क्या है, नेगेटिव आयन से। वो क्या है, नेगेटिव इमोबाइल आयन है। मैं क्या बोल रहा हूँ इनको, इमोबाइल आयन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, इमोबाइल आयन बोल रहा हूँ, इमोबाइल आयंस बोल रहा हूँ बेटा। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये इमोबाइल आयन की, इमोबाइल का मतलब है जो चल फिर नहीं सकते, मतलब ये आयन इधर उधर नहीं घूमेंगे, चलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक लेयर बन गई है, इसके बाद फर्दर क्या होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, मतलब रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव बनता है तो और भी नेगेटिव बनते जाएंगे ऐसे, मतलब 3-4 लेयर्स तो बनी जाएंगी ऐसे, पूरी ऐसे बन जाएगा ये पूरा। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, ओके। तो ये जो लेयर बन गई है, तो एक तरह से यहाँ पे नेगेटिव बन चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो ये पैराग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, ये सारे का सारा मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार देख भी लो। ड्यू टू दिस लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बिल्ड ऑन पी साइड एंड ए लेयर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बिल्ड ऑन पी साइड, पी एन जंक्शन। मतलब जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है बीच में, इधर पॉजिटिव बन गए हैं एन साइड में और इधर नेगेटिव बन गए हैं किसके अंदर, पी साइड में, वो बात बोल रही है, ठीक है। दिस लेयर सफिशिएंटली ग्रो अप विद ए वेरी शॉर्ट टाइम, छोटे से टाइम में बड़ी हो जाती है ये, और प्रिवेंटिंग एनी फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज। मतलब ये जो लेयर है ये फर्दर मूवमेंट नहीं होने देती। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो अब करंट चलेगा नहीं। अब करंट कैसे चलाना पड़ेगा, वो बैटरी की हेल्प से चलेगा, ठीक है। चलो, इनको क्या क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, जंक्शन बैरियर, ये सब बोलते हैं। और इनका जो ऑर्डर होता है बेटा, इनका जो ऑर्डर होता है वो इतना होता है, कितनी मोटाई होती है मतलब इनकी, ठीक है। तो ये चीज़ को नोट कर लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाली चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलो, अब आती है बाइसिंग की बारी। बाइसिंग की बारी क्यों, क्योंकि जो ये पोटेंशियल बैरियर बन चुका है ना, अब इसको तोड़ना भी तो पड़ेगा। अब हथौड़े से तो नहीं तोड़ेंगे ना, बैटरी से तोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही तोड़ेंगे। लोहे को लोहा काटता है। तो यहाँ पे बाइसिंग, बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी कनेक्ट करना। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, दो होती हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मतलब है, देखो अभी हम पीएन जंक्शन का सिंबल पढ़ के आए हैं ऐसे, ये पी साइड होती है और ये एन साइड होती है। मतलब ये पूरा पी साइड है, ये पी साइड है और ये एन साइड है। तो हमने बोला है फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक हमने बोला सॉरी रिवर्स बाइसिंग। एक है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक है रिवर्स बाइसिंग। तो जो फॉरवर्ड बाइसिंग है वो क्या कहती है, अगर हम बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पी से कनेक्ट करें और नेगेटिव एन से बात करें, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव दे, पॉजिटिव को पॉजिटिव दे, सीधे को सीधा, मतलब सीधी बात कर रहे हैं, कोई भी बकवास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। लेकिन अगर पी साइड को हम कनेक्ट कर दें किससे, एन साइड से, और एन साइड को हम कनेक्ट कर दें किससे, पॉजिटिव साइड से, तो वो हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग। क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग। तो ये होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, जो हमने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है उसके अंदर होता है क्या है, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है रिड्यूस, देखो ये क्या होगा, थोड़ा सा इसको बॉक्स बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो ये रहा, इसी में बना देते हैं, ये वाला है, इसको ये पी टाइप है, ये एन साइड है इधर वाली। तो मैं पी को पी से कनेक्ट कर रहा हूँ
और n को n से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ये डिप्लीशन लेयर है इसके अंदर जो फील्ड है वो कहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब इधर फील्ड है, ऐसे फील्ड की डायरेक्शन है। जो अंदर फील्ड है ना वो ऐसे बना हुआ है, लेकिन बाहर से अब फील्ड कैसा बन गया है, वो अब ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ पे गया, तो बाहर से फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो बाहर वाला फील्ड अंदर वाले फील्ड का अपोजिट कर देगा, और अपोजिट करेगा तो उसको घटाएगा, और वो डिप्लीशन लेयर जो है वो कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम के ऐसी वोल्टेज आएगी जब वो बिल्कुल जीरो हो जाता है और कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है पूरा, ठीक है। चलो, तो ये बोल दिया गया इन्होंने, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर रिड्यूसेस एंड एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड इज एबल टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन लेयर। मतलब बाहर से जो फील्ड लगा रहे हैं ना वो अंदर बनने वाले फील्ड को ओवरकम कर देता है, खत्म कर देता है एक तरीके से। मूवमेंट ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन गेट एस्टेब्लिश्ड। अब क्या होता है कि जो मूवमेंट है मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी मतलब जो मेन चार्ज है पी का पॉजिटिव, एन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, वो मूव करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। चलिए, इनिशियली द करंट इंक्रीजेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली टिल द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्रॉसेस थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ। सुनो यार, ध्यान से सुनो, ये यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। स्टार्टिंग में ये कहता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव को पॉजिटिव दे रखे होते हैं तो करंट जो होता है वो बस धीरे धीरे मतलब नेग्लिजिबल सा इंक्रीज होता है, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा इंक्रीज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे माइनर सा इंक्रीज होता है। देखो देखो, वोल्टेज तो यहाँ तक चला गया है और करंट सिर्फ यहीं पे अटका हुआ है, इतनी सी लाइन पे। तो कह रहा है कि वोल्टेज स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जब हम वोल्टेज लगा रहे होते हैं ना तो करंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, बिल्कुल माइनर सा बढ़ रहा है, क्योंकि वो उस डिप्लीशन लेयर को तोड़ रहा है। और एक वोल्टेज ऐसी आती है जब वो डिप्लीशन लेयर टूट जाती है तो फिर करंट एकदम से झटाक से ऊपर चला जाता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं, जिस वोल्टेज से ये झटाक से ऊपर चल जाता है उसको नी वोल्टेज बोलते हैं या थ्रेशोल्ड कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। आफ्टर द कट ऑफ वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, एकदम से बढ़ जाता है। फिर नी वोल्टेज फॉर, ये याद कर लेना बस, ये जरूरी है। जो नी वोल्टेज होती है ना, किसके लिए? जर्मेनियम डायोड के लिए वो 0.3 वोल्ट होती है, और सिलिका डायोड के लिए कितनी होती है? 0.7 वोल्ट होती है। जर्मेनियम जो होती है, मतलब जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिका के लिए 0.7 होती है। मतलब कौन सा अच्छा हुआ? फिर तो जर्मेनियम अच्छा हुआ ना, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी वोल्टेज चाहिएगी और वो छटाक से फिर क्या करेगा, डिप्लीशन लेयर को खत्म कर देगा। कॉमन सी बात है कि वो अच्छा हुआ फिर तो, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग थी ना ये, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे करंट चल पड़ा है, करंट चल पड़ा है तो रेजिस्टेंस खत्म हो गया है। तो हम बोल सकते हैं कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी लो विच कैन बी ऑब्टेन बाय द स्लोप ऑफ आई वी करेक्टरिस्टिक्स। ये आई वी करेक्टरिस्टिक्स है, इधर वी बनाया हुआ है हमने, इधर आई बनाया हुआ है, इधर पॉजिटिव में है वी, इधर पॉजिटिव में है आई, तो इसलिए वोल्टेज ऐसे जा रही है, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा भाई? रिवर्स बाइसिंग में देखो सिंपल सी चीज़ है, यहीं पे आ जाते हैं हम अभी। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि मान लो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लगा दूँ, उल्टा लगा दूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। देखो जो अंदर फील्ड है वो कहाँ बन रहा था, पहले इधर बन रहा था अंदर वाला फील्ड। अब जो बैटरी का फील्ड है वो कहाँ पे बनेगा? वो भी इसी साइड बनेगा भाई। तो मतलब जो अंदर फील्ड है वो भी इसी साइड, जो बाहर से फील्ड लगा रहे हैं वो भी इसी साइड। तो इसका मतलब तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी तो इसका मतलब रास्ता और बड़ा हो रहा है, मतलब वहाँ पे और कांटे बिछ रहे हैं, तो भाई फिर मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो वहाँ से जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी करंट नहीं चलेगा, कोई भी नहीं बोल सकते, बट मतलब मेन करंट जो मेजर करंट होता है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं, फॉरवर्ड बाइसिंग तो हमने पढ़ लिया। रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पी साइड, नेगेटिव टर्मिनल टू पी साइड ऑफ ए पी एन जंक्शन, देन द पी एन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बाइस। मतलब जब पी को एन से जोड़ दे और एन को पी से जोड़ दे, भाई उल्टे जोड़ने हैं ना, उल्टे कनेक्शन करने हैं, तो वो रिवर्स बाइसिंग कहलाएगा। इसमें जो विड्थ होगी डिप्लीशन की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। द डिप्लीशन लेयर नाउ डज नॉट एट ऑल अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स वाइल सपोर्ट द क्रॉसिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मतलब मेजोरिटी तो अब जा ही नहीं पाएंगे, अब कौन जा पाएंगे भाई? जो P में माइनॉरिटी पड़े हैं, N में माइनॉरिटी पड़े हैं, वो आपस में आ जा सकते हैं। तो वो आ जाने की वजह से, मतलब उनके कॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, हमें एक करंट मिलता है
एक नेगेटिव वोल्टेज पे जाके नीचे करंट मिल जाता है, मतलब उनकी वजह से करंट मिलता है, जिसको हम रिवर्स करंट बोलते हैं। कोई तुमसे पूछे कि रिवर्स करंट किसकी वजह से है, तो तुमने बोलना है कि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। ओके, चलिए। फॉर द डायोड इन रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल। देखो यहाँ पे जो करंट होता है ना वो मिली एम्पियर में होता है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर, और इसमें जो होता है वो, सॉरी यहाँ पे मिली लिखा हो, ये माइक्रो ही लिखना होगा मैं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो में होता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻�6 होता है, ठीक है। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, फॉर द डायोड इन रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। देखो ऑलमोस्ट सीधे का सीधा ही है, कॉन्स्टेंट रहता है ये, ठीक है। However, for special cases at very high reverse bias breakdown voltage, the current suddenly increases. The general purpose diode are not used beyond the reverse saturation current. मतलब इसके बाद इसको यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज होती है इसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है, और ये ऑलमोस्ट करंट कॉन्स्टेंट ही रहता है, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट आता है रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर? बेटा रेक्टिफायर, देखो रेक्टिफायर दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा देता हूँ, सुनना ध्यान से। ये क्या है? चार्जर का अडेप्टर है। इतना भारी सा क्यों है? सारा सिस्टम इसके अंदर है। ये क्या करता है? यहाँ से एसी लेता है और यहाँ से आप लोगों को डीसी बना के दे देता है, मोबाइल चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए, मैकबुक चार्जिंग के लिए, जो भी। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है रेक्टिफायर। तो समझे रेक्टिफायर क्या काम करता है? तो रेक्टिफायर भाई एक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर। हाँ जी, रेक्टिफायर क्या है? एक डिवाइस है या एक सर्किट आप बोल सकते हो कि क्या करता है? एसी को डीसी बनाता है, सिंपल सी भाषा में बोलते हैं। ओके, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यही है जो हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा हमने? कि फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ी और रिवर्स बायसिंग। हमें एक चीज समझ में आ गई कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड है वो क्या करता है? कंडक्ट करता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड है वो कंडक्ट करता है, और रिवर्स बायसिंग में जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करता है। डायोड डू नॉट कंडक्ट। बस इतना ध्यान में रखना है और हमारा प्रिंसिपल कवर हो गया। पीएन जंक्शन डायोड इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। इट अलाउस द करंट टू फ्लो थ्रू इट ओनली इन वन डायरेक्शन व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस। कि ये जब, ठीक है, कि जब ये क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है तभी करंट पास करेगा, अदरवाइज करंट पास नहीं होगा। एक सिंपल सी भाषा बोल दी यार, बात खत्म हुई, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर नहीं, रेक्टिफायर है, वो हमारे पास दो हैं, ठीक है। रेक्टिफायर जो है वो हमारे पास दो हैं। कौन कौन से? एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव। देखो बेटा, जो वेव होती है वो कुछ एसी की वेव जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जो रेक्टिफायर एक हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करे, या तो पॉजिटिव को या नेगेटिव को। किसको करे? या तो पॉजिटिव को करे या नेगेटिव को करे, मतलब ओनली हाफ को करे, वो कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। A half wave rectifier convert the half cycle of applied AC signal to DC signal. Ordinary transformer may be used. मैं बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर कैसे यूज होता है, ठीक है। फुल वेव में क्या होता है? हमने ये चीज यूज कर ली है, अब इसको कर लेते हैं। फुल वेव में क्या होगा? फुल वेव के अंदर दोनों साइकिल जो होंगे, मतलब पॉजिटिव साइकिल भी और नेगेटिव साइकिल भी, दोनों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर? डीसी के अंदर। समझ में आया इतना? चलो अब ध्यान से देखना। अब थोड़ा सा ना सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ मैं तुम्हें, और वर्किंग भी अलग से समझा देता हूँ, अलग वाले पेज पे जाके सारी चीज़ कवर हो जाएगी फिर, ठीक है। सुनो, मैं डायग्राम ना अलग से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाफ वेव की डायग्राम वर्किंग सब समझ लेंगे हाफ वेव के लिए, ठीक है। हाफ वेव, तो सबसे पहले हमें एसी को क्या करना होता है? डीसी बनाना होता है, यही है ना। एसी को डीसी बनाना है, यही करना ना। अब डीसी तो भाई लो वोल्टेज होती है, मतलब आपने देखा होगा इस चार्जर पे क्या लिखा होगा? ये क्या भाई? माइक का फर गिर गया है ये माइक का, ठीक है। ये क्या है? जैसे इस पे लिखा हुआ है ये 20 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का चार्जर है, वोट का मतलब वोट है ये। और वैसे इस पे लिखा हुआ है कितना ये काम करेगा बेटा जी आपका? हाँ 20 वोल्ट का चार्जर, मतलब सप्लाई तो हमारे पास 220 वोल्ट इस तरीके से आ रही होती है, तो ये तो 20 वोल्ट है सिर्फ। तो मतलब हमें क्या करना होगा? पहले तो
AC का जो लेवल है वो कम करना होगा, स्टेप डाउन करना होगा। तो समझ गए ना उसके लिए क्या यूज होता है, ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, और वो भी कौन सा, स्टेप डाउन वाला। स्टेप डाउन की निशानी क्या होती है कि सेकेंडरी जो होती है उसके अंदर हमारे जो कर्ल्स हैं, जो टर्न्स है वो कम होने चाहिए। उसके बाद ये रहा आप लोगों के पास क्या, डायोड, ठीक है। और ये रहा हमारे पास लोड रजिस्टर RL, और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। ये डायग्राम है, यहाँ से हम देंगे इनपुट, क्या देंगे, इनपुट देंगे, ठीक है। होगा क्या, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव बन गया। और ये डायोड का P साइड है और ये N साइड है, तो भाई P को P मिल रहा है, मतलब P को पॉजिटिव मिल रहा है, और N को N मिल रहा है, ये देखो। तो इसका मतलब क्या है कि डायोड यहाँ पे क्या कर गया, कंडक्ट कर गया। डायोड यहाँ पे क्या कर गया, कंडक्ट कर गया। यस और नो, कर गया ना, क्योंकि यार ये फॉरवर्ड वाइस बन गया है, और फॉरवर्ड वाइस बन गया तो वो करंट पास कर देगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गई, कहाँ पे, RL के अक्रॉस, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गई भी। समझ में आई इतनी चीज़, ठीक है। तो अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊँ साथ के साथ कि ये अगर इनपुट थी, ये पॉजिटिव है जो कि इसकी इनपुट है, और यहाँ पे मुझे आउटपुट भी मिल गई है कि जब मैंने पॉजिटिव दिया तो मुझे आउटपुट मिल गई, लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मैंने ये वाला साइकिल दिया नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। एक साइड नेगेटिव है तो दूसरी साइड पॉजिटिव। अब नेगेटिव मिल रहा है किसको, इस पॉजिटिव को, और ये वाला पॉजिटिव मिल रहा है इस नेगेटिव को। तो ये क्या हो गया, अब तो ये रिवर्स बाइस हो गया, और रिवर्स बाइस में ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब जो है नेगेटिव साइकिल के केस में, नेगेटिव साइकिल के केस में हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिव करेंगे तो फिर पॉजिटिव में फिर मिल जाएगी, फिर नेगेटिव करेंगे नेगेटिव में नहीं मिलेगी। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही हाफ साइकिल के अक्रॉस हमें आउटपुट मिल रही है, ठीक है। समझ में आई वर्किंग। तो इसकी वजह से हमें फुल वेव पे जाना पड़ा। अब कई बच्चे ये सोचेंगे सर इसने नेगेटिव हाफ साइकिल की लिए अगर आउटपुट लेनी है तो कैसे करेंगे। तो भाई उल्टा लगा दो ना, अगर आपको ना नेगेटिव के लिए लेनी है तो आप उल्टा लगा दो इसको, आप इसको ऐसे लगा दो। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये P है और ये N है, जब पॉजिटिव साइकिल दोगे तो पॉजिटिव के केस में आउटपुट नहीं मिलने वाली, फिर पॉजिटिव के केस में आउटपुट नहीं मिलेगी, फिर नेगेटिव के केस में आउटपुट मिलेगी तुम्हें। समझ गए, बात ये है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से इसको समझ रहे हो, बट मैंने तुम्हें समझा दिया फॉरवर्ड और रिवर्स के हिसाब से इसको करना होता है, ठीक है। तो ये सारा डायग्राम, ये सारी वेव फॉर्म, वर्किंग, सब कुछ मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया है, ओके। चलिए, अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, 50 हर्ट्ज ही रहेगी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डबल हो जाएगी, 2 × 50 हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों होगा अभी बात करेंगे उसकी भी, ठीक है। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव में दोनों वेव, मतलब दोनों जो हाफ होते हैं वेव के, उनको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केस में हमें आउटपुट मिल रही होगी, ठीक है। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। चलो ये रहा, अरे ऐड कर लेते हैं पेज, कोई बात नहीं। तो फुल वेव में हम कौन सा कर रहे होंगे, देखो फुल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंटर टैप और एक होता है ब्रिज। ब्रिज हमारे कोर्स में नहीं है तो हम सेंटर टैप से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है सेंटर टैप, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो अभी जो सेंटर टैप है इसके लिए सबसे पहले वही कि हम यहाँ पे इनपुट अप्लाई करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई करेंगे। इनपुट कहाँ से अप्लाई करते हैं, हम इनपुट अप्लाई करते हैं बेटा जी, कहाँ से, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से, ठीक है। यहाँ से इनपुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आउटपुट लेंगे। आउटपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी कम टर्न्स लगाएंगे, क्योंकि स्टेप डाउन भी तो करना है, 220 से वोल्टेज को कम करके लाना, ठीक है। अब देखो आपने पहले एक डायोड यूज किया ना, तो एक साइकिल रेक्टिफाई हुआ है, तो इसका मतलब 2 डायोड यूज कर लेते हैं फिर। तो हमने 2 डायोड यूज करे और उससे क्या हुआ, दोनों हाफ साइकिल हमारे रेक्टिफाई हो जाएंगे, और यहाँ पे इनको मीट कर दिया। तो फिर आउटपुट कहाँ से लें, तो आउटपुट लेंगे बेटा जी हम यहाँ से ऐसे सेंटर करके यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, और बीच में इस जगह को खाली कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि इसको हम बोल देंगे क्या, ये है RL। RL इज द लोड रजिस्टर। क्या है ये,
लोड रजिस्टर है, ठीक है। ये क्या है? लोड रजिस्टर है। ये है आप लोगों के पास लोड रजिस्टर। आई होप समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो आप लोगों ने इनपुट दी, मैं बना देता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती रहे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे, एक मिनट यार, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये इनपुट है, यहाँ टाइम जा रहा है और ये हमारी इनपुट है जो हम दे रहे हैं, एसी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने पॉजिटिव साइकिल दिया तो पॉजिटिव साइकिल भाई यहाँ पे भी गया, और जब हमने बोला था ना पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या जाता था? नेगेटिव, ठीक है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव गया तो इसका मतलब ये पी साइड और ये एन साइड है, ये पी साइड और ये एन साइड है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, ये नहीं चल रहा। मतलब इनके नाम रख लो, ये D1 है, डायोड D1, और ये D2 है। तो इसमें क्या हुआ कि इस केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर हमारे पास कोई भी आउटपुट, हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ध्यान से सुनना। जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिया तो ये पॉजिटिव इस P को मिल रहा है, ठीक है, इस पॉजिटिव P को मिल रहा है। तो इसका मतलब जो D1 है वो तो फॉरवर्ड बायस हो गया है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस हो गया है। और जो D2 है उसको नेगेटिव मिल रहा है तो वो रिवर्स बायस हो गया है। वो क्या हो चुका है? रिवर्स्ड बायस हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हम आउटपुट कहाँ से लें, इसका मतलब हम आउटपुट कहाँ से लें? देखो यहाँ से चली आपकी करंट, यहाँ से चला, कलर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ से चला, यहाँ से चला, ऐसे चला, और ऐसे करके इसने एक सर्किट पूरा कर लिया। मतलब हम इतने हाफ के अक्रॉस क्या ले रहे हैं, इतने हाफ के अक्रॉस हम क्या ले रहे हैं, मतलब इतने सर्किट को यूज करके हम पॉजिटिव साइकिल के लिए हम आउटपुट ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे D1 की वजह से आउटपुट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल दूं तो नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब अब D2 क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। अब D2 हो गया फॉरवर्ड बायस और D1 हो गया रिवर्स बायस। बताओ भाई, तो इसका मतलब इसमें आउटपुट नहीं मिलेगी, तो अब हमें इसके अक्रॉस आउटपुट मिलेगी। अब हमें इसके अक्रॉस आउटपुट मिलने वाली है। तो अब नेगेटिव के केस में कौन दे रहा है? हमें D2 दे रहा है। सिमिलरली पॉजिटिव के केस में कौन देगा? D1 देगा। फिर सिमिलरली नेगेटिव के केस में D2 देगा। तो मतलब हमें क्या मिल रहा है? एक लेवल मिल रहा है, एक सिंगल लेवल मिल रहा है जो कि हमें DC दे रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को हाफ एंड वेव दोनों की वर्किंग जो वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे पास बचता है क्या? स्पेशल पर्पस PN जंक्शन डायोड, जो कि LED है, फोटो डायोड एंड सोलर डायोड, सोलर सेल है, डायोड भी बोल सकते हैं क्योंकि काम ही होते हैं। ये स्पेशल पर्पस होते हैं भाई, ठीक है। स्पेशल पर्पस मतलब जैसे अब सोलर सेल है, वो सन से लाइट लेगा और बैटरी में करंट स्टोर कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर देते हैं। LED है तो लाइट एमिटिंग डायोड हो गया। फोटो डायोड है तो फोटो डायोड में जब लाइट जाती है तो वो काम करना शुरू कर देता है, सिग्नल दे देता है। जैसे कि कहीं पे बर्गलर अलार्म बोलते हैं, जैसे कि चोर आ गए घर में और लाइट जगाई उन्होंने, सब समझ गए ना। तो लाइट पड़ने से क्या हो रहा है कि जैसे ही लाइट पड़ रही है और लाइट पड़ने से फोटो डायोड को सिग्नल मिल रहा है और वो एकदम से बल्ब जग रहा है, सायरन बज रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो तो इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं एक बार। ये रही भाई LED, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या करता है LED कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में। जैसे बल्ब होता है ना, उसको हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो हमें क्या दे रहा है? लाइट दे रहा है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में। कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये हैवली डोप्ड PN जंक्शन डायोड होता है और जो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, वो तुमसे बोलेगा कि भाई LED कैसे काम करती है, तो तुम बोलना फॉरवर्ड बायस में काम करती है, ठीक है। और कैसी होती है? हैवली डोप्ड होती है। हैवली डोप्ड तो ये सारी होती है, ठीक है, ओके। अब सुनो ध्यान से, जो IV करेक्टरिस्टिक्स होती हैं LED की, वो किसके सिमिलर होती हैं? इज सिमिलर टू दैट ऑफ SI जंक्शन। मतलब जो सिंपल हम अभी पढ़ के आए ना पीछे, एक मिनट, ये इस तरीके की ही होती है इनकी भी, ठीक है, इस तरीके की होती है क्योंकि ये किस में काम कर रहा है? फॉरवर्ड बायस में, तो सिंपल होती है, ठीक है। बट द थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस आर मच हायर एंड स्लाइटली डिफरेंट फॉर ईच कलर। मतलब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिससे क्या हो रहा था आप लोगों का?
जो बीच में डिप्लीशन लेयर था उसको ख़त्म करने की जो वोल्टेज थी वो थोड़ी सी हायर होती है इनमें। और जैसे एलईडी में अलग अलग कलर होते हैं, रेड होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, वॉयलेट होता है, वो सब कलर के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज अलग अलग ही होगा। द रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेजेस ऑफ एलईडी आर वेरी लो, टिपिकली अराउंड 5 वोल्ट। ये बैकग्राउंड नॉइस जो आ रहा है इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है 2-3 मिनट के लिए, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से। द रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ एलईडी, मतलब जो रिवर्स ब्रेक डाउन समझते हो ना, जहाँ पे रिवर्स करंट मिला था, वो कितना होता है? 5 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है बेटा जी? 5 वोल्ट होता है, ठीक है। अब कलर की अगर हम बात करें कि कलर अलग अलग कलर कैसे मिलेंगे, तो कलर जो होता है वो डोपिंग के हिसाब से मिलते हैं। जैसे कि गैलियम और आर्सेनाइड को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें इंफ्रारेड रेडिएशन मिलती है। अगर हम गैलियम एंड फास्फोरस को यूज़ करते हैं तो रेड और ग्रीन हमें एलईडी मिलेगी, मतलब रेड और ग्रीन लाइट उससे निकलेगी। और गैलियम, आर्सेनाइड एंड फास्फोरस अगर तीनों ऐड कर देते हैं तो रेड, येलो लाइट हमें मिल रही होती हैं, ठीक है। तो ये है एलईडी। खास बात क्या है इसमें कि ये फॉरवर्ड वाइस में काम करता है और अलग अलग कलर के लिए थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है। ये कॉम्बिनेशन तुमसे पूछ लिया जाएगा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी सिमिलर होती है जैसे पीएन जंक्शन की होती है। फोटो डायोड, मतलब फोटो का मतलब ये नहीं है कि फोटो खिंचवानी है, सेल्फी वाली फोटो नहीं है। फोटो का मतलब लाइट, कि लाइट से जो काम करे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फोटो डायोड है एक स्पेशल टाइप का जंक्शन डायोड है, यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल। डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल मतलब लाइट सिग्नल। इट इज़ ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। ये बड़े काम की चीज़ है कि ये किस पे काम करता है। ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है, ठीक है। आगे देखो होता क्या है, वर्किंग कैसे करता है ये। When it is illuminated with light of photon energy greater than the energy gap of the semiconductor, electron hole pair are generated in near depletion region। ठीक है, होगा क्या मैं ध्यान से बता देता हूँ आप लोगों को। ये डायग्राम है, ये पी है, ये एन है। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट विंडो होती है और इससे हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ, ये बैटरी लगाई हुई है। क्यों लगाई है वो उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। होगा क्या कि जैसे हम यहाँ से लाइट फॉल करा रहे हैं और वो लाइट क्या होगी, E इज इक्वल टू एच फ्रिक्वेंसी होगी, और जितने इसकी ब्रेकेज करने के लिए हमें चाहिएगी ना, उससे ज़्यादा ये एनर्जी होगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये लाइट जैसे ही फॉल होती है तो यहाँ जंक्शन में क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल बन जाते हैं। तो अब क्या होगा, जो ये बैटरी है ना, ये उन इलेक्ट्रॉन होल पेयर को मूवमेंट करने का काम करती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर को मूवमेंट कराने का काम करती है, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब मूवमेंट होते हैं तो क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। द एक्सटर्नल वोल्टेज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ओके, सिंबल इसका ये होता है क्योंकि फोटो डायोड को लाइट चाहिए होती है। सोलर सेल सिंपल है, कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और which generate EMF when solar radiation falls on the PN junction. It work on the same principle of photodiode. बस एक फ़र्क होगा यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ जी, सोलर सेल के अंदर डायग्राम यही यूज़ कर सकते हो, लेकिन बस ये वोल्टेज आप लोगों को नहीं लगानी वहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट लार्ज। समझ में आया कि आप लोगों को कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा किसी को और ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ना है कि क्या क्या वर्किंग है तो वो ये देख सकता है, यहाँ से भी पढ़ सकता है, ठीक है। कुछ इतना खास नहीं है। ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटो डायोड की, और ये आपका सोलर सेल है, उसका प्रॉपर डायग्राम है, ठीक है। ये इसकी ओपन कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, ये चीज़ ज़रूर याद कर लेना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आया। थोड़ा सा देखो, एक समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। देखो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सोलर सेल EMF इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस। कैसे बनता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन के पास बन जाती है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रीच द एन साइड वाइल होल रीच द पी साइड। इलेक्ट्रॉन एन साइड पहुंच जाते हैं और होल पी साइड पहुंच जाते हैं, ठीक है। देयर बाय लिविंग द फोटो वोल्टेज जनरेशन एज एन इज नेगेटिवली चार्ज एंड पी इज पॉजिटिवली चार्ज। इससे क्या होता है, एक साइड जब एन बन रहा होता है, एक साइड पॉजिटिव, तो वो एक तरह से EMF बना रहे होते हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन देख लेना कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, सैटेलाइट में यूज़ होते हैं और स्पेस व्हीकल में यूज़ होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम लाइट एमिटिंग डायोड की बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं बेटा जी जैसे कि रिमोट हो गया, घरों में जितनी एलईडी होगी उनमें हो गया, इन सब चीज़ों में ये यूज़ हो रहे होते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, रिमोट कंट्रोल में यूज़ होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वन शॉट एंड ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके जो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अब उनकी सीरीज शुरू होने वाली है तो वो सारे करवा दिए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। सो ये था आज का हमारा सेमीकंडक्टर का वन शॉट और ये लास्ट वन शॉट है क्योंकि इसके बाद हमारा सिलेबस ही खत्म हो जाता है, फिर हम क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को सारे के सारे वन शॉट करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है, छोटा मोटा डाउट है, कुछ भी डाउट है, वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज नहीं, टेलीग्राम पे तो नहीं मैसेज कर सकते तुम, हाँ इंस्टाग्राम पे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम आईडी नोट कर लो, वो है सुनील जांगड़ा 26, सुनील जांगड़ा 26। यहाँ पे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी बात पूछनी है फिजिक्स के रिगार्डिंग, ओके। चलिए, आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।